फीनिक्स रन थोड़ा हेजिटेट हुआ 1 सेकंड के लिए। जैंगी उसे नहीं मार सकता था, पर वो मायूमी ताकेउची को मार सकता था। लेकिन ये हेजिटेशन सिर्फ 1 सेकंड के लिए थी। जल्द ही फीनिक्स रन अपने सेंसेस में आ गया। अगर उसे जैंगी के कहने पे अपने हाथ रोकने पड़ते तो वो इक्लिप्स मून का लीडर कैसे बन पाता। और सबसे इम्पोर्टेंट, मायूमी ताकेउची अकेली नहीं थी, उसे शिशिमोनो प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी चश्मिश अचानक उसके पास आया और एक बड़ा बर्ड हवा में उड़ रहा था। बर्ड पे चढ़ जाओ और उसे मारो, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ। अगर वो सच कह रहा है और एक और इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड आ रही है तो हम सब मारे जाएंगे। फीनिक्स रन ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा उस ब्लू बर्ड के बैक पे जंप कर गया। उसके उंगलियों से ब्लड ब्लूम्स निकले और वो ब्राइट रेड फायर क्रो में बदल गए, जो सीधा जैंगी की तरफ उड़ गए। जैंगी भी फ्यूरियस था जब उसने देखा कि उसका थ्रेट किसी पर काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलो देखते हैं ज्यादा रूथलेस कौन है। तुम्हें लगता है मैं गुस्सा नहीं हो सकता? छोटे नियॉन, ध्यान से देखो। जैंगी ने अपने हाथ में थंडर स्ट्राइक उठाया, एक ह्यूज एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल जो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी और उसका थिक लॉन्ग बैरल मायूमी ताकेउची की तरफ एम किया गया था, जो 3000 मीटर से ज़्यादा दूर थी। ओरिजिन बुलेट्स जो 20 टाइम्स स्पीड से चलती थी, एक प्रिसीजन शॉट, एक ट्रिनिटी अटैक जो एक ऑर्डिनरी स्नाइपर शॉट से ज़्यादा किलिंग इंटेंट के साथ थी। डजन्स फायरी क्रो जैंगी की तरफ उड़ रहे थे। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ा और अपने राइफल का ट्रिगर पुल किया। उसके ओवरसाइज्ड स्नाइपर राइफल की आवाज़ आसपास के हवा में घूम गई, बिल्कुल जैसे एक थंडर क्लैप की आवाज़। उसी वक्त शिशिमोनो को पहले से पता था कि ये शॉट आ रहा है। अपने हाथ की एक लहर से डार्क रोग फिगर तुरंत मायूमी ताकेउची के सामने आ गए। ये 10 म्यूटेंट पपेट्स जो सभी लिविंग डेड्स थे, शिशिमोनो ने इनके दिमाग निकाल कर रिफाइन किए थे, लेकिन ये सभी म्यूटेंट्स थे जिनके लाइफ में कुछ खास एबिलिटीज थी। मौत के बाद भी इनके म्यूटेटेड सेल्स एक्टिवेटेड रहे और ये अपनी पुरानी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते थे। बस उन्हें इतना खाना देना पड़ता था और ये समझ सकते थे कि ये शिशिमोनो के साथ एक ब्रेन शेयर करते थे। लेकिन वो 10 म्यूटेंट पपेट्स मायूमी ताकेउची के सामने आकर एक ही बुलेट से उनमें से पहले 5 तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। बाकी के 5 में से 3 पपेट्स को बुलेट ने पेनिट्रेट कर दिया और चौथा पपेट उस ओरिजिन बुलेट को अपने ब्रेन से पकड़ लेता है। जैंगी के डायमेंशनल स्पेस में डजन्स ऑफ फायर क्रोज स्कैटर होने लगते हैं, जो पॉइजनस फॉग में बदलकर उसके डायमेंशनल स्पेस को एरोड कर रहे थे। ये प्रोसेस जैंगी को थोड़ा ट्रबल दे सकता था, लेकिन इतना नहीं था कि वो उसका डायमेंशनल स्पेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे जैसे उसकी स्पेशियल कंट्रोल पावर बढ़ती गई, वो स्पेस को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकता था। वो आसानी से करंट स्पेस को 10,000 पार्ट्स में बांट सकता था और फिर एक पोर्शन निकालकर सुपरनैचुरल टॉक्सिन कंज्यूम कर सकता था। जैंगी काम और कलेक्टेड था और एक्सपर्ट तरीके से अपने गन को रीलोड कर रहा था। फायर आर्म्स का यूज़ उसके लिए मसल मेमोरी बन चुका था। लेकिन शिशिमोनो समझ गया था कि अगला बुलेट मायूमी ताकेउची को ज़रूर मार डालेगा। टीम लीडर, शिशिमोनो चिल्लाता है। फीनिक्स रन अपने ट्रांस से उठ गया। वो तुरंत आगे बढ़ने वाला था और अपनी फीनिक्स फायर से जैंगी को मार देने वाला था, लेकिन अचानक वो अपने रास्ते में रुक गया। उसने बर्ड को कंट्रोल किया और जैंगी के सामने आने वाले ओरिजिन बुलेट्स को रोकने के लिए उसका डायरेक्शन बदल दिया। उसने रीलोड किया, एम किया और ट्रिगर पुल किया। फीनिक्स रन, जो 5 सेकंड्स तक का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था, उसने मायूमी ताकेउची की मौत और बुलेट का पाथ देख लिया था। वो बुलेट की इनएविटेबल पाथ के बीच में आ गया। उसका बॉडी जो रेड लोटस फायर से जल रही थी और वो बर्ड दोनों हजारों मीटर दूर उड़ा दिए गए। उसके छाती में एक खून से भरा हुआ होल बन गया। जैंगी ने अपना बड़ा गन उठाया और उसके सर पर एम किया। मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी अचानक मूव मत करना। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वीक पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। फीनिक्स रन अपने हाथ से अपनी छाती को दबाकर कवर कर रहा था।
सच में उसका बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मसल्स क्लियरली डिफाइंड थे। जैंगी को लगा कि शायद उसने जानबूझकर अपना कपड़ा फाड़ दिया था। फीनिक्स रन के मुंह से एक स्नीयर निकला। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, उसने अचानक अपने सर में एक घूमता हुआ दर्द महसूस किया। जल्द ही उसने अपने सेंसेस को वापस पाया और समझ गया कि क्या हो रहा था। फिर उसने अपने हाथ के बैक से अपने ही टेम्पल को मार दिया। रेड लोटस फायर जल उठी और वो दोबारा जन्म ले गया। जैंगी ने अपने दिल में सोचा, तुम्हें पकड़ लिया ना, तुम्हें पता चल गया है। उसने एक बुलेट निकाला जो एरी आइस ब्लू लाइट से चमक रहा था। ये बैच के ओरिजिन बुलेट्स खास तौर पे एक पावरफुल एनेस्थेटिक यूज करके बनाए गए थे, क्योंकि उसके पास फीनिक्स रन को मारने का कोई तरीका नहीं था। फिलहाल के लिए जैंगी ने सोचा कि वो फीनिक्स रन को ट्रैंकुलाइज करेगा और फिर उसे सील कर देगा, पर अचानक ये बंदा इतना अलर्ट था कि जैसे ही चीज़ें हाथ से निकल गई, उसने खुद ही अपने आप में सब कुछ संभाल लिया। जैंगी ने अपना थंडर स्ट्राइक उठाया और दोबारा फीनिक्स रन को एम किया। फीनिक्स रन इस बुलेट से डॉज नहीं कर सकता था। अगर वो इस बुलेट से बच भी जाता तो मायूमी ताकेउची जो उसके पीछे थी वो नहीं बच सकती थी। इस वक्त दोनों काफ़ी खतरनाक इक्विलिब्रियम में थे। जैंगी जानता था कि वो सिर्फ स्नाइपर राइफल से फीनिक्स रन को मार नहीं सकता, लेकिन फीनिक्स रन भी मायोमी ताकेउची को छोड़ नहीं सकता था और वो किसी भी हद तक जाएगा जैंगी को मारने के लिए, चाहे उसके पास इतनी हिम्मत हो। लेकिन वो शॉर्ट पीरियड में ये काम नहीं कर सकता। आखिरकार जैंगी को मारने के लिए डायमेंशनल स्पेस के डोर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है और ये मुश्किल काम है। खुद जैंगी को उसे बार बार मारना ताकि फीनिक्स रन का ओरिजिन एग्जॉस्ट हो जाए और वो दोबारा रेजरेक्ट ना हो जाए, ये भी काफ़ी मुश्किल था। दोनों अपोनेंट्स के बीच कोई भी आसानी से दूसरे के डिफेंस को तोड़ नहीं सकता था। तभी चश्मिश ने एक सॉल्यूशन सोचा। जैंगी की अटैक पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं उसकी अटैक्स रोकूंगा, तुम जाओ और उसे मारो। ये कहकर उसने कामारू को बोला कि वो मायूमी ताकेउची के पास ले जाए और जो शिकिगामी समन किए गए थे उनमें से सिर्फ बर्ड को फीनिक्स रन के साथ उड़ाने के लिए छोड़ा गया, बाकी सबको रिप्लेस कर दिया गया। कामारू ने एक साथ 10 शिकिगामी समन किए जो उसके लिमिट तक का था। कामारू ऑन दी अदर हैंड शिकिगामी में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। अपने स्ट्रॉन्ग फिजिक और टॉप नॉच डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के साथ अब 9 बड़े गोल्डन एप्स मायूमी ताकेउची को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिससे जैंगी को मारने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फीनिक्स रन को अब कोई चिंता नहीं थी और वो दोबारा जैंगी पर चार्ज कर गया। उसने अपने रिस्ट को काट लिया, ब्लड वेसल्स टूट गई और काफ़ी खून हवा में फैल गया। फिर वो एक क्रो में बदल गया जो आसमान में चल रहा था डीमन स्लेयर फ्लेम के साथ। 3000 क्रोज स्ट्राइक। वो ह्यूज फ्लोक ऑफ क्रोज एक ज़बरदस्त डेथ क्राई के साथ उड़ गए और जैंगी के आंखों के सामने कुछ ही सेकंड्स में चले गए। जैंगी के प्यूपल्स श्रिंक हो गए, उसकी आंख में एक वाइट लाइट चमकी और डिवाइन माइट एक्टिवेट हो गया। उसके सामने का स्पेस तुरंत रैप हो गया और फिर जो स्पेस उसके 100 मीटर के अंदर था वो बिल्कुल खाली हो गया। कार्मा फायर क्रोस को सब तोड़ दिया गया और कुछ भी नहीं बचा। जैंगी, फीनिक्स रन, चश्मिश और मायूमी ताकेउची, इन चारों का एक डेलिकेट बैलेंस है और इसका सोर्स है मायूमी ताकेउची। उसकी एबिलिटीज़ की वजह से वो बैटलफील्ड से नहीं जा सकती और जैंगी के स्नाइपिंग से बचने के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर रिलाई करना भी इम्पॉसिबल है। एक टॉप लेवल म्यूटेंट की स्नाइपिंग को रोकने का एक ही तरीका है, म्यूटेंट के अपने डिफेंसिव मेथड्स का इस्तेमाल करना। फोर्टिफिकेशंस, टैंक्स या माउंटेन रेंज भी जैंगी की स्नाइपिंग को नहीं रोक सकती। इसीलिए चश्मिश ने मायूमी ताकेउची के साथ खुद को रखा और उसे पर्सनली प्रोटेक्शन करना पड़ा। जब फीनिक्स रन को मायूमी ताकेउची ने ब्लड एबिलिटी दी थी तब वो सिर्फ बैटलफील्ड पे जैंगी के साथ ड्रॉ कर पाया। सीधा और ब्लंटली कहा जाए तो फीनिक्स रन की सबसे बड़ी एबिलिटी है इमोर्टैलिटी, जबकि जैंगी का स्पेशल डिमेंशनल स्पेस डिफेंस को फेवर करता है। इन दोनों का क्लैश ऐसा था जैसे शील्ड बियरर्स टकरा रहे हो। कोई भी जल्दी अपर हैंड नहीं ले पा रहा था, लेकिन ये क्लियर था कि फीनिक्स रन ज़्यादा रेस्टलेस था। जैंगी ने कहा था कि रीइंकार्नेशन स्क्वाड आ रही है
अगर ये सिचुएशन ऐसे ही लंबी चली तो ये बैटल उनके लिए बहुत अनफेवरेबल हो सकती है। लेकिन फीनिक्स रन को ये पता नहीं था कि जैंगी सिर्फ उसे डरा रहा था। इस वक्त जैंगी किसी पर भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता, इंक्लूडिंग वो सपोर्ट जो गाओ चेंगकोंग ने प्रॉमिस की थी, और जैंगी उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। उसने बैटलफील्ड का पूरा स्कैन किया और अपनी नज़र से और उसका दिमाग भी कैलकुलेट कर रहा था। मैंने 2 हाई लेवल कॉम्बैटेंट्स को डिले किया है, इक्लिप्स मून के, और उन पे टाइम का प्रेशर बना दिया है, और हम अपने होम टर्फ पे लड़ रहे हैं, इसीलिए नेचुरली हमारे पास एडवांटेज है। अब देखना ये है कि मैं पहले फीनिक्स रन को मारूं या मेरा डायमेंशनल स्पेस पहले कोरोजन हो जाए। इस वक्त फीनिक्स रन ने जैंगी को इंटेंसली वॉच किया हुआ था। फीनिक्स रन को अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा था, और बाकी के तेंगु स्क्वाड को भी नहीं, जैंगी को भी नहीं। मास्टर्स के बीच बैटल में कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपोनेंट को मौका दे सकती है और ये फेटल हो सकता है। आसमान में जैंगी और फीनिक्स रन फियर्स तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को जल्दी डिफीट नहीं कर पा रहे थे। जमीन के ऊपर भी बैटल काफ़ी इंटेंस थी। जैंगी ने बैली चेंकिंग के बैटल की तरफ देखा, ये सोचकर कि वो जीत सके। दूसरी तरफ पर दागोन वेयानिन और बैली चेंकिंग एक सेक्लूडेड स्पॉट पे आए जो मेन बैटलफील्ड से काफ़ी दूर था। दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि उन्हें डिस्टर्ब किया जाए बैटल में। दागोन वेयानिन ने अपने आप को बीस्ट टाइप में ट्रांसफॉर्म किया था और टाइडल टाइगर के फॉर्म में 3 मीटर से ज़्यादा लंबा हो गया था, जैसे एक एंशंट एप हो जो पूरे बॉडी में एक्सप्लोसिव मसल से भरा हो। उसके राइट हैंड में एक हैवी टॉम्बो कैरी पिस्टल था जो ज़मीन पे बड़े फ्लैग की तरह गिर रहा था। बैली चेंकिंग की फिगर भी काफ़ी टॉल थी, लेकिन दागोन वेयानिन के सामने वो काफ़ी शॉर्ट लग रहा था। तुम्हारा नाम बैली चेंकिंग है ना? दागोन वेयानिन ने ग्रिन करते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम रिवरसाउथ डोमेन के टॉप स्ट्रेंथ एक्सपर्ट्स में से हो। बैली चेंकिंग ने उसे घबराए हुए नज़र से देखा। ये तो सरप्राइजिंग है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। तुम ब्लिजर्ड सिटी के बारे में कितना जानते हो? इस वक्त वो ऑलरेडी श्योर हो गया था कि इक्लिप्स मून के अंडरकवर एजेंट्स ब्लिजर्ड सिटी में हैं, वरना इतना इन्फॉर्मेशन उनके पास कैसे होता, जैसे कि हेवनली गॉड स्क्वाड के मेंबर्स के बारे में जो पहले थे। दागोन वेयानिन ने हंसी के साथ कहा, अगर तुम्हें ये सब जानना है तो आके मुझे हराना पड़ेगा। उसने अपनी मोटी लेफ्ट पाम बैली चेंकिंग की तरफ एक्सटेंड की। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एडमायर करता हूँ जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। मुझे हराने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, बस तुम्हारे पास उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बैली चेंकिंग ने अपने सामने खड़े बैटल मेनियक को देखा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस था, बिना किसी एक्साइटमेंट के। मैं तुमसे अलग हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ, और एक सोल्जर का ड्यूटी है ऑर्डर्स को फॉलो करना, मिशन कंप्लीट करना और अपने देश को डिफेंड करना। मेरी फैमिली और मेरी कंट्री, ये मेरी सबसे बड़ी मिशन है, इसीलिए तुम्हें यहीं मरना होगा। बैली चेंकिंग ने कहा, अपने पॉकेट से एक पिल निकाली और अपने बैकहैंड से उसे अपने मुंह में डाल दिया। हमें ये बैटल जीतना होगा। कंपाउंड 5 का एंट्रेंस होने के बाद बैली चेंकिंग का बॉडी सडनली एक डेंजरस ऑरा से इरप्ट हो गया। एक रेडिश कलर्ड ब्लड लाइक ऑरा उसके लिम्ब से एमेट होकर पूरे बॉडी के आसपास स्टीमिंग होने लगी। कंपाउंड 5 ये इतना डेंजरस सब्सटेंस है कि कैप्टन लेवल के कैरेक्टर्स भी इसे आसानी से यूज़ करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन अब बैली चेंकिंग सिचुएशन को समझ गया था। किसी ने ब्लिजर्ड सिटी में उन्हें ख़त्म करने की प्लानिंग की थी, तो अब कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर वो इक्लिप्स मून को एनाइलेट करना चाहता था और अपनी जान बचानी थी, तो उसे अपने आप को हर चीज़ के लिए रेडी रखना था, बिना किसी रिट्रीट का ऑप्शन दिए। बैली चेंकिंग के दिमाग में मिशन के दौरान बैटल में मरे हुए अपने टीममेट्स जैसे बियान जुनवू की तस्वीरें फ्लैश हुई और उसके दिल में एक रियलाइजेशन हुआ। उसने फ्लैट टोन में कहा, मौत के अलावा कुछ नहीं। बैली चेंकिंग का सडन ट्रांसफॉर्मेशन देख के दागोन वेयानिन की आंखों के प्यूपल्स श्रिंक हो गए। एक डेथ क्राइसिस तुरंत उसे घेर लेती है। इस वक्त उसने याद किया कि इस बार मायूमी ताकेउची की प्रोफेसी यूजलेस है, तो अब उसे ये नहीं पता था कि अगला स्टेप क्या होगा। बैली चेंकिंग के शब्दों का अभी ख़त्म होना भी नहीं था कि उसका फिगर दागोन वेयानिन के सामने अपीयर हो गया। फिर एक सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड पंच ने दागोन वेयानिन के चेस्ट को विशियसली ब्लास्ट कर दिया। दागोन वेयानिन को अचानक शॉक लगा और वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स दूर तक उड़ गया।
उसका ह्यूज बॉडी ट्रेम्बलिंग करते हुए काफी दूर तक जा गिर गया। लेकिन जैसे ही उसने अपना सर उठाया, बैली चंकिंग ने उसे डायरेक्टली फेस में किक मार दिया। दागोन वेयानिन के कुछ दांत ऊपर से निकल गए और वो पतंग की तरह उड़ गया। ये तो अनफेयर है, तुम तो ड्रग्स पर हाई हो। दागोन वेयानिन को सडनली समझ में आया कि बैली चंकिंग ने क्या किया था। उसने गुस्से से रोर किया। एक रेसलर के लिए ड्रग्स पर हाई होना एक बहुत शर्मिंदा करने वाली बात थी, और उसे और भी गुस्सा इस बात पर था कि एक रोनिन होने के बावजूद उसके पास ये हाई टेक प्रोडक्ट नहीं था अपनी स्ट्रेंथ बूस्ट करने के लिए। बैली चंकिंग ने ठंडे तरीके से कहा, मैं एक सोल्जर हूँ, सोल्जर्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते। यहाँ कोई रेडिकुलस नोशन ऑफ फेयरनेस नहीं होता, हम सिर्फ रिजल्ट्स चाहते हैं। लाइफ और डेथ के बैटल में मैं जीता तो तुम मरोगे, यही सच है। बैली चंकिंग का अटैक इतना तेजी से गया कि दागोन वेयानिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो अटैक कर चुका था। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दागोन वेयानिन इतना बैटर्ड और बरिष्ठ हो गया था कि उसे वापस फाइट बैक करने का एक भी चांस नहीं मिला। दागोन वेयानिन ने एक्सट्रीम एंगर से रोर किया। उसका दिल फ्रस्ट्रेशन से भर गया। बैली चंकिंग की मॉकिंग वॉइस उसके कान में कंटिन्यूसली घूम रही थी। नियॉन स्कम, मैं समझता था तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब जब तुम्हारे पास डेविनेशन शामान की एबिलिटी नहीं है तो तुम उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। पहले के दिनों में जैंगी और बाकी सब ने अपनी बैटल्स के लिए एक डिटेल्ड प्लान बना लिया था और उन्होंने इक्लिप्स मून के कई मेजर बैटल्स को स्टडी किया था। इस वक्त दागोन वेयानिन को बैली चंकिंग के लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया था। दागोन वेयानिन जल्दी से अपने आप को संभालता है। वो एक ऐसा ड्रग यूज़ कर रहा है जो सिर्फ टेम्पररी उसकी एक्सप्लोसिव पावर को बूस्ट करता है। अगर मैं बस थोड़ा और वेट करूं, जब तक उसके मेडिसिन का इफेक्ट उतर नहीं जाता, तो मैं जीत जाऊंगा, मैं उसे हरा सकता हूं। फिर एक पावरफुल किक उसके चेस्ट में लगी। दागोन वेयानिन शैक की तरह उड़ गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को स्नोई ग्राउंड पर स्टेबलाइज कर लिया। बैली चंकिंग का अटैक फियर्स था, लेकिन उसकी डिफेंस भी वीक नहीं थी। उसके किलोग्राम के मसल्स कुछ नेचुरल आर्मर्स थे। उसने अपना सांस रोका और अपने हाथ में तोम्बो किरी को टाइट पकड़ा। बैली चंकिंग के जितनी स्पीड उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके पास काउंटर अटैक करने का अपॉर्चुनिटी था एक स्टैटिक अप्रोच से। स्नोफील्ड में मेटल के क्लैश होने का साउंड सुना गया। हर्ड ने टोम्बो किरी पर हार्ड हिट किया, जिससे एक शॉक वेव क्रिएट हुई जो तुरंत स्नो को हर डायरेक्शन में फ्लैटर कर गई, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक। दागोन वेयानिन सीधा हवा में उड़ गया और उसके हाथ में पहली बार कंपन महसूस हो रही थी। उसने उसकी स्ट्रेंथ के आगे अपनी वीकनेस महसूस की। बैली चंकिंग स्नो पर चल रहा था, हाथ में हर्ड लिए और ब्लेड से स्टोन्स पे लार्ज स्पार्क्स की चमक आ रही थी। बैली चंकिंग ने दागोन वेयानिन को देखा, जो 3 मीटर लंबा था, और उसके मुंह पर एक मॉकिंग एक्सप्रेशन आया। वो अपने वेपन को हर्ड से रिप्लेस कर चुका था ताकि दागोन वेयानिन के टोम्बो किरी को काउंटर कर सके और उसे दिखाए कि एंसेस्टर्स का स्टाइल कैसा होता है। ये है असली फियर्स जनरल का वेपन। दागोन वेयानिन टॉन्टिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आके फॉरवर्ड चार्ज किया, अपना तोम्बो किरी ब्रांड शाइनिंग करते हुए। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने सब कुछ फेल हो जाता है। बैली चंकिंग ने अपना हेलबर्ट दोनों हाथों से उठाया और दागोन वेयानिन की तरफ चार्ज किया। हेलबर्ट ने तोम्बो किरी से फियर्सली कोलाइड किया। बैली चंकिंग पूरी तरह से एडवांटेज में था और उसके हेलबर्ट का ब्लेड बार बार दागोन वेयानिन के शरीर को स्लाइस कर रहा था। लेकिन खून देखने के बजाय बैली चंकिंग ने पहले गंदे और ग्रीसी मांस को देखा। उसने अपने चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाया। अगर ये ऐसे ही लंबा चलता रहा तो जब मेडिसिन का इफेक्ट उतर जाएगा, वो अपनी ग्रेट वीकनेस में चला जाएगा। इसीलिए ये फाइट जल्दी खत्म करनी चाहिए। एवेनली सी सिटी अलाइड फोर्स की तरफ जिया होंगलियान, शिनतियान और बाकी लोग अंकल यू और फैटी शू के साथ एक स्ट्रेटेजिक हाई पॉइंट पर कंट्रोल कर रहे थे। अंकल यू ने वो GPW2 जनरेशन एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल निकाला जो जैंगी ने दिया था और उसे ओरिजिन बुलेट्स के साथ पेयर करके स्नाइपर सपोर्ट देना शुरू किया बैटलफील्ड पर। इस वक्त वो एक क्रिप्टोनाइट प्लेयर की तरह लग रहा था। अपने वेपन्स की एडवांटेज को यूज़ करके वो डेल्टा लेवल के म्यूटेंट्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था। हर शॉट जो वो फायर करता था वो एक ऑर्डिनरी पायरेट या लो लेवल म्यूटेंट को मार डालता था।
अंकल यू की पावरफुल रिकॉइल ने जमीन को हिलाया और उसके नीचे क्रैकल्स डाल दिए। ऐसे वेपन्स को ऑर्डिनरी लोग यूज करते तो उनके शोल्डर्स एक शॉट के बाद ही डिस्ट्रॉय हो जाते, लेकिन अंकल यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही कैन्यूट ने स्क्वाड को डिस्कवर किया, उसने अपने लेफ्टिनेंट को तुरंत भेजा और हंड्रेड्स ऑफ पायरेट्स के साथ चार्ज किए। जियाओ होंगलियान और शिंग तियान ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम फ्रंट लाइन पे नहीं जा सकते, तो चलो जैंगी और बाकी लोगों की मदद करते हैं जो आउटस्कर्ट्स पर मिसलेनियस सोल्जर्स को डील कर रहे हैं। मैं भी वैसा ही सोच रहा था। दोनों को पता था कि उनकी स्ट्रेंथ इक्लिप्स मून के इन्वेस्टिगेशन टीम के लेवल तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन पायरेट्स के अगेंस्ट वो अभी भी कुछ कर सकते थे। शिंग तियान के शरीर पर एक मिल्की वाइट ग्लो दिखाई देने लगी और शिंग तियान के लीजन की पावर ने आसपास के हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ब्लेस किया। जिया होंगलियान ने मेथोडिकली अपने सबऑर्डिनेट्स को अटैक के लिए तैयार करने का ऑर्डर दिया। गनर्स ने अप्रोचिंग पायरेट्स पर एम किया और बुलेट्स फायर किया। बुलेट्स ने ठंडी हवा में काट कर उन्हें टारगेट किया। जिया होंगलियान और शिंग तियान ने जल्दी से काउंटर अटैक ऑर्गेनाइज की, लेकिन नंबर्स में वो क्लियरली आउटनंबर्ड थे, खासकर म्यूटेंट्स की नंबर्स। और अगर दूसरी तरफ से वो उन्हें सराउंड करते तो ये सारा स्क्वाड यहाँ मर सकता था। उस वक्त अंकल यू की पावरफुल आवाज़ सुनाई दी, रास्ते से हट जाओ, मुझे काम करने दो। शिंग तियान और बाकी सब ने आवाज़ की तरफ देखा और जो सीन उनके सामने आया उससे वो अपनी आंखें वाइड करने से रोक नहीं पाए। अंकल यू एक बिल्कुल अजीब आर्मर पहने हुए था। ये कॉस्ट्यूम से ज़्यादा वेरियस हाई पावर्ड फायर आर्म्स का एक असेंबली लग रहा था, जो एक बहुत हैवी और शॉकिंग बैटल सूट बन गया था। ये एक आर्मर्ड बैटल सूट था जिसमें आर्म्स पर 2 माउंटेड गैटलिंग गन्स, शोल्डर्स पर मिनिएचर कैनन्स और वेस्ट पर 4 रैपिड फायर मशीन गन्स लगाए गए थे। और भी कई जगह हैवी फायर आर्म्स लटके हुए थे और बुलेट बेल्ट उनके शरीर पर लपटे हुए थे। ये आर्मामेंट का सेट बिना किसी हेजिटेशन के हजारों पाउंड का वेट रखता था। इस वक्त अंकल यू के लेग्स गहराई तक स्नो में डूब गए थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पायरेट्स के बुलेट्स अपने शरीर पर मारने दिए, लेकिन वो बुलेट्स बस एक खुजली जैसी लग रही थी। चाहे हैवी फायर आर्म्स ने कुछ डैमेज भी दिया हो, उसका मांस तुरंत रिकवर हो जाता था। फैटी शू, अंकल यू ने चीख कर कहा। फैटी शू ने जवाब दिया, रॉजर दैट। ये पहली बार नहीं था जब दोनों ने साथ मिलकर टीम बनाई थी और उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। फैटी शू ने जल्दी से अपना ब्लिजर्ड एबिलिटी यूज़ की और पायरेट्स के इनकमिंग अटैक की तरफ एक ह्यूज स्टॉर्म ऑफ विंड एंड स्नो क्रिएट कर दिया। हल्का सा किलिंग पावर होने के बावजूद ये एनिमी के लिए काफ़ी बड़ा मेस बन गया था और उनकी विजन को इंटरफेयर किया था। अंकल यू अकेला बैटलफील्ड की फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ गया। फिर उसने गुस्सा दिखाते हुए अपने वेपन को एक्टिवेट किया। जैसे ही वेपन एक्टिवेट होता है, शिंग तियान ने अपनी फुल लीजन एबिलिटी डिसएंगेज कर दी और अपना पूरा पावर अंकल यू के शरीर में डाल दिया। हालांकि ओरिजिन बुलेट्स एक्टिवेट नहीं हुए, फिर भी हॉट वेपन्स में ऑर्डिनरी पायरेट्स और लो लेवल म्यूटेंट्स के लिए काफ़ी लीथलिटी होती थी। इस तरह के लीथलिटी वेपनरी का जिक्र ही क्या, फैटी शू की एबिलिटी के साथ पायरेट्स और ब्लिजर्ड्स बस लिम्स टू लिम्स स्लॉटर की तरह हो गए। उनके शरीर को मर्सिलेसली हाई एनर्जी बुलेट्स ने चीर दिया और एक पल में बहुत सारे पायरेट्स के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंकल यू ने गुस्से में चीख कर रोर किया। उसके दिल में खुशी थी। ये बैटल सूट नेचुरली उसने लू कैरन से बनवाया था, जो उसके दोस्तों का ट्रस्टेड अलाई था। हे म्यूटेंट्स, आओ मेरी तरफ, अंकल यू ने कहा। मैं ज़्यादा स्ट्रैगलर्स को क्लीन कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमांडर लेवल पायरेट्स थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट्स हो सकते थे। शिया होंगलियान और शिन तियान ने अपनी म्यूटेंट्स की टीम के साथ बैटल की फ्रंट लाइन को लीड किया। जैसे ही कैन्यूट ने अपने लोगों को स्लॉटर होते देखा, उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो अपनी फ्यूरी को छुपा नहीं पाया। मेन बैटलफील्ड पर जैंगी और फीनिक्स रेन के बीच का डुएल सबका फोकस बना हुआ था। जैंगी ने जल्दी से अंकल यू की अमेजिंग बैटल पावर को देखा और मुस्कुराते हुए सोचा, कोई भी अब जैंगी और फीनिक्स रेन के बीच के बैटल को सीरियसली नहीं देख रहा था, लेकिन सब अपने रिस्पेक्टिव लीडर्स के लिए दिल से दुआ कर रहे थे, क्योंकि अगर जैंगी या फीनिक्स रेन में से कोई भी हार गया तो पूरा बैटलफील्ड का बैलेंस हिल सकता था। ये टॉप लेवल म्यूटेंट्स का एबिलिटी होता है बैटलफील्ड को डोमिनेट करना। असल में दोनों
फीनिक्स रन और जैंगी के दिल में थोड़ी सी हलचल थी। वो दोनों एक दूसरे को हराने में सफल नहीं हो रहे थे और ये बैटल का आउटकम उनके बीच की फाइट पे डिपेंड करता था। की फैक्टर ये था कि तेंगु स्क्वाड को रीइंफोर्समेंट्स मिलेगी या नहीं और दूसरी टीम मेंबर्स के बैटल का क्या होगा। लेकिन इस वक्त तक बैटलफील्ड काफ़ी मैस हो चुका था। जैंगी को ये नहीं उम्मीद थी कि उन्हें धोखा दिया जाएगा। इक्लिप्स मून और स्काई ड्रैगन पायरेट्स ने मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया था और इक्लिप्स मून टीम में जैंगी की प्रेजेंस की वजह से मायूमी ताकेउची की प्रॉफिटिक पावर्स भी सील हो गई थी। अब वो क्लियरली बैटलफील्ड का डायरेक्शन नहीं देख पा रहे थे। जैंगी ने अपने पावर दिखाई जो सबके इमेजिनेशन से भी बहुत आगे थी। दोनों हवा में थे और जैंगी ने 2 वाइट ईगल्स का यूज़ किया ताकि वो फीनिक्स रन के साथ डॉज और वीव कर सके। लगभग एक ही वक्त दोनों के दिमाग में एक ही सोच थी, अगर वो एक दूसरे को मार नहीं सकते तो वो एक दूसरे के लोगों को मारेंगे। जैंगी ने ऊपर से बैटलफील्ड को देखा और उसकी नज़र दागोन वेयानिंग, सकामोतो नोबुनागा और केन्यूट, स्काई ड्रैगन पायरेट्स के 4th स्क्वाड का कैप्टन, उनके ऊपर दौड़ रही थी। अगर मैंने स्ट्राइक किया तो उन्हें मारना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं उनके फियर्स बैटल का फ़ायदा उठा के उनके पीछे से उन्हें मारूं तो अच्छा चांस है कि मैं उन्हें मार सकता हूं। जैंगी ने ओरिजिन बुलेट्स और होली सिल्वर बुलेट से दागोन वेयानिन को फायर किया जो बैली चेंकिंग के साथ नीचे लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ये किया उसे एक सिनिस्टर नज़र महसूस हुई जो उसे देख रही थी। लियांग यू और यांग शिनशिन की तरफ फीनिक्स रन ने अचानक ईवल स्माइल दिया और कहा, जो 2 लोग तुम्हारे साथ हमेशा थे वो तुम्हारी औरतें थी ना।